जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 502 का लेसन 31 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डिस्कोर्स एनालिसिस। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग नो टाइम। डेफिनेशन क्या है? द बिग फेवर एंड द स्मॉल फेवर। डू मी अ फेवर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ स्मॉल फेवर, सो देयर इज़ अ स्मॉल पॉज। कैन यू डू मी अ फेवर? हैंड मी दैट पेंसिल। नो पॉज एट ऑल। बिग फेवर्स आर could you do me a favor? Yeah, what? Well, अच्छा, ये उसने कुछ डिस्कशन दी है और इस ये डिस्कशन को अब वो मीनिंग्स कैसे इंटरप्रेट करने हैं, किस सिचुएशन में बात कही गई, किस चीज़ की तरफ रेफरेंस आ, किसने किसके साथ बात की, ये सारी चीज़ें डिस्कोर्स एनालिसिस में हम देखते हैं। द लॉन्गर इट टेक्स देम टू गेट टू इट, द बिगर द पेन इट इज़ गोइंग टू बी। सम ऑफ द मोस्ट interesting observations are made not in terms of components of language but in terms of the way language is used. लैंग्वेज के कंपोनेंट्स तो डेफिनेटली होते ही होते हैं, बट वो कंपोनेंट्स या वो लैंग्वेज किस सिचुएशन में यूज़ की गई वो क्या है। इवन हाउ पास्ट आर यूज, फिर जो पास्ट वर्ड्स के दरमियान में लिए गए कितने शॉर्ट थे, कितने लॉन्ग थे, कैसे लिए गए, ये सारी चीज़ें स्टडी जो करते हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। वी वर इन इफेक्ट asking how it is that language users successfully interpret what other language users intend to convey. When we carry this investigation further and ask the following: how we make sense of what we read, how we can recognize well-constructed text as opposed to those that are jumbled or incoherent, how we understand speakers who communicate more than they say, and how we successfully take part in that complex activity called conversation. अब कहते हैं जिस वक्त हमने इस चीज़ के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमें क्या है, हमें कुछ क्वेश्चंस मतलब सामने आते हैं। सबसे पहले कि हम जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम कैसे उसकी सेंस कैसे कर लेते हैं कि व्हाट द राइटर इज़ गोइंग टू सेड और व्हाट द राइटर हैज़ सेड, ठीक है। फिर जिस वक्त वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट होते हैं जो कि मतलब सिंटैक्टिकली या ग्रामेटिकली ठीक होते हैं, उसको हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं। और जो जम्बल्ड अप या मिक्स या फिर इनकोहेरेंट, जिनमें कोई सर पाँव नहीं होते, किसी का कोई टेक्स्ट का आपस में कोई लिंक नहीं होता, तो उनको कैसे हम रिकग्नाइज करते हैं। हाउ वी अंडरस्टैंड स्पीकर्स हु कम्युनिकेट मोर देन दे से। फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि जितनी उसने बात कही है उससे ज़्यादा का मतलब वर्ड उसने दो गए हैं, बट ऑन द अदर हैंड उसके पीछे काफ़ी लंबा एक उसका एक मतलब था, वो कैसे हमें पता चलता है। एंड हाउ वी सक्सेसफुली टेक पार्ट इन दैट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। फिर हम कन्वर्सेशन में कैसे टेक पार्ट लेते हैं। वी आर undertaking what is known as discourse analysis. Discourse analysts not only study language use beyond the sentence boundary but also prefer to analyze naturally occurring language use, not invented examples. अब जो डिस्कोर्स एनालिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंग्वेज को बियॉन्ड द सेंटेंस बाउंड्री, जो हमारे सामने सेंटेंस है उसके क्या इंटेंशन क्या थी, किस क्या सोच कर कहा गया, किस सिचुएशन में कहा गया, किसने किसको कहा, कि हमने सेंटेंस की बाउंड्री से बाहर जाके लैंग्वेज को देखना है। साथ में ये भी देखना है कि जो नेचुरली अकरिंग लैंग्वेज यूज़ है, ना कि अपनी तरफ से पहले एग्जांपल्स बना के फिर उनको एक्सप्लेन करें, बल्कि हमें उन चीज़ों को देखना है जो नेचुरली हमारे सामने लैंग्वेज यूज़ होती है। द ओरिजिन ऑफ discourse analysis. The term discourse analysis was first employed by Zellinghares as a name for a method for the analysis of a connected speech or writing for continuing descriptive linguistics beyond the limit of a single sentence at a time and for correlating कल्चर एंड लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने फर्स्ट डिस्कवर किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे बात थी उसकी। उसने कहा ये एक मेथड है जिसकी वजह से हम किसी रिटर्न या फिर हम किसी स्पीच को एनालाइज करते हैं बियॉन्ड द लिमिट, जो सामने है उसकी उससे हट के हम देखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी कल्चर को भी उसके साथ रिलेट कर देते हैं, हम लैंग्वेज की स्टडी भी कर लेते हैं। द वर्ड डिस्कोर्स इज़ यूजुअली डिफाइंड एज लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस, and so the analysis of discourse is typically concerned with the study of language in text and conversation. ठीक है जी। डिस्कोर्स का मतलब क्या है कि लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस, जो सेंटेंस से ज़्यादा हमने जो लैंग्वेज देखनी है, सेंटेंस की बाउंड्री से आगे जाकर हमने लैंग्वेज को स्टडी करना है। अब एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि वो रिटन टेक्स्ट है या वो कन्वर्सेशन है। एज अ लैंग्वेज यूजर्स वी आर कैपेबल ऑफ मोर देन सिंपली रिकग्नाइजिंग करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। अब लैंग्वेज यूज़र हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही था और कौन सा गलत था। वी कैन कॉप विद फ्रेगमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस सच एज ट्रेन्स कोलाइड टू डाई एंड नो व्हाट
दैट व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट पार्ट वाज द कॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकंड पार्ट। फिर हमें लैंग्वेज यूजर्स के तौर पे हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं हम उसकी मदद से भी हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। जिस तरह उसने लिखा ट्रेन्स कोलाइड, ट्रेनें टकराई जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 लोग मर गए, ठीक है, 2 की मौत हो गई। और हमें पता चल जाता है कि पहला क्या कह रहा है और उसकी वजह से दूसरे का, जो पहला है उसकी वजह से दूसरे वाला सामने आता है। वी हैव द एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिस्कोर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ फ्रेगमेंट्री लिंग्विस्टिक्स मैसेजेस, ठीक है। Discourse analysis is the study of how stretches of language used in communication assume meanings, purpose and unity for their users। अब वही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली डिस्कोर्स एनालिसिस का मकसद है क्या। आगे है जनाब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, CDA होता है क्या है। CDA इज़ द फील्ड दैट इज़ कंसर्न विद स्टडिंग एंड एनालाइजिंग रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट टू रिवील दैट डिस्कर्सिव सोर्स ऑफ पावर, डोमिनेंस, इनइक्वालिटी एंड अ बायस। अब CDA हम क्या करते हैं, जिस वक्त हम किसी रिटन का या स्पोकन टेक्स्ट को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें सोर्स ऑफ पावर, उसमें डोमिनेंस कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है और कौन कितना बायस है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इट एग्जामाइंस हाउ दीज डिस्कर्सिव सोर्सेज आर मेंटेन्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड विद इन स्पेसिफिक सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। Ferric Log defines CDA as discourse analysis, which aims to explore often opaque relationship of causality and determination between discursive practices, events and texts, and wider social and cultural structure, relations and processes। जो भी किसी शख्स ने किसी इलाके में खड़े होकर कोई तकरीर की या किसी से कोई बात की, उस बात के अंदर कितनी डोमिनेंस, वो दूसरा बंदा जो बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है, उसके ऊपर कितना डोमिनेंट है, उसका पावर कितनी सोर्स है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कोर्स जो CD है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस उसमें करते हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एम्स टू help reveal some of the hidden and out of sight values, positions and perspectives. CD explores the connection between the use of a language and the social and the political of language context in which it occurs, some principles for CDA। अब वो सोशली और पोलिटिकली चीज़ों को एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से किसने क्या बातें कहीं, क्यों कहीं, पोलिटिकली कौन स्ट्रॉन्ग था, सोशली क्या इन्फ्लुएंस था उनका, ये सारी चीज़ें होते हैं। सोशल एंड पोलिटिकल इश्यूज आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड इन डिस्कोर्स। Power relations are negotiated and performed through discourse. Discourse both reflects and reproduces social relations. Ideologies are produced and reflected in the use of discourse। अब यही डिस्कोर्स ही है जिसकी वजह से हमें सोशल और पोलिटिकल इश्यूज़ का पता चलता है। फिर हमें पावर रिलेशंस का पता चलता है कि हु डोमिनेट्स द अदर वन, ठीक है। फिर हमें ये पता चलता है कि सोशल रिलेशंस किसका किसके साथ, सोशल रिलेशंस क्या हैं। फिर हमें आइडियोलॉजीज़ पता चलती हैं। इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स की बात करें तो discourse analysis, what speakers do in conversation is the analysis of language beyond the sentence, but taking them together as a single discourse makes you go back and revise your interpretations of the first sentence after you have read the second. Even copying with text written in English, breaking a lot of rules of English language is possible to interpret. Rather than simply reject the text as ungrammatical, we try to make sense of it, look at examples. My natal was in a small town very close to Riyadh, capital of Saudi Arabia. The distance between my town and Riyadh is 7 miles exactly. Its name is Al Masani, that means in English factories. It takes this name from the people's career. In my childhood, I remember the people lived there were very simple. Most of the people were फॉर्मल। अब उसने ये कहा कि जब हम इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन जब 2 लोग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने ये एक सेंटेंस दिया, इसमें काफ़ी सारी मतलब उसने यूँ समझ लें कि कुछ मिस्टेक्स भी दी, बट टूटा फूटा सा टेक्स्ट था, बट हमें समझ आ गई कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है। द की एलिमेंट्स इन्वेस्टिगेटेड इन द स्टडी ऑफ डिस्कोर्स आर efforts to interpret are to be interpreted and how we accomplish it. We certainly rely on what we know about linguistics, form and structures. As a language users, we have more knowledge than that. ठीक है। अब कोहेजन और कोहेरेंस 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कोहेजन है क्या और कोहेरेंट क्या है। कोहेजन इज द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग within a text or a sentence that hold a text together and gives it meaning। ठीक है जी। कोहेजन है क्या, लेक्सिकल मतलब कि वर्ड्स का आपस में इस तरह से कनेक्शन कि आपके जो सेंटेंस है वो आपस में जुड़े रहें, ठीक है।
तो इसको कहते हैं कोहेजन. इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोहेरेंस. The structure depends on factors quite different from those required in the structure of a single sentence. Some of those factors are described in terms of cohesion are the ties and connections within the text. तो अब सिंपल आपको ये बता देंगे कोहेजन होता है क्या है, लिंक बिटवीन द टेक्स्ट. ठीक है जी. माई फादर वंस बॉट अ लिंकन कन्वर्टेबल. अब पहला उसने सेंटेंस लिखा ही के साथ उसने माई फादर के साथ कनेक्ट कर दिया. डिड इट, ठीक है, बाय सेविंग एवरी पेनी ही होल्ड. That car would be worth a fortune nowadays. However, he sold it. अब it के साथ उसने कार को रेफर कर दिया है. To help pay for my college education, sometimes I think I would rather have the convertible. ठीक है जी. तो टेक्स्ट को आपस में लिंक करने को कोहेजन कहते हैं. आगे आ जाता है जनाब कनेक्शंस टू मेंटेन रेफरेंसेस टू द सेम पीपल एंड थिंग्स थ्रू आउट. फादर को ही के साथ, माई और आई, ठीक है, और लिंकन को इट के साथ. कनेक्शन बिटवीन फ्रेजेस सच एज लिंकन कन्वर्टेबल, दैट कार, the convertibles. More general connections created by a number of terms that share a common elements of meaning such as money, bought, saving, penny, worth, a fortune, sold, pay, time, once, nowadays, sometimes. A connectors, however, that marks a relationship of what follows to what went before. ये सारे उसने connections यूज़ किए हैं किस तरह से टेक्स्ट को आपस में लिंक्ड रखने के लिए. The verb tenses in the first 4 sentences are all in the past. A different time is indicated by the present tense of the final sentence. An appropriate number of cohesive ties may be a crucial factors in our judgments on whether something is well written or not. Cohesive structure differs from one language to the next. Cohesion alone is not sufficient to enable connectedness. There must be some other factors that lead us to distinguish connected text that make sense from those that do not. ठीक है जी. वो कहते हैं जी खाली जो हमने ये पढ़ा है कोहेजन यही काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और भी कोहेरेंस भी चाहिए. अब कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस होती है आइडियाज़ को आपस में लिंक रखना. ठीक है जी. कोहेरेंस इज़ द की टू कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग फिटिंग टुगेदर वेल. इट इज़ बियॉन्ड द टेक्स्ट दैट एग्जिस्ट इन पीपल, नॉट इन वर्ड्स और स्ट्रक्चर. इट इज़ पीपल हु मेक सेंस ऑफ व्हाट दे रीड एंड हियर. अब कहते हैं कोहेरेंस क्या है? ये एवरीथिंग फिटिंग टुगेदर वेल के एक कॉन्सेप्ट है कि हमने आइडियाज़ को इस तरह से बताना है कि जब कोई जैसे कोई हम कहानी सुना रहे हैं, चीज़ें सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड रखनी है. ठीक है. कोहेरेंस इज़ अच्छा जी. पीपल अराइव एट एन इंटरप्रिटेशन दैट इज़ इन लाइन विद देयर एक्सपीरियंस द वे द वर्ल्ड इज़. कोहेरेंस इज़ द ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग based on personal experience. It is a way to incorporate all the conversation disparate elements into a single coherent interpretation and a process of filling the gaps that exist in the conversation or in a text. Coherence creates meaningful connections not actually expressed by the words. The process not restricted to try to understand our text. अब उसने एक एग्जांपल दिया है, हर दैट्स अ टेलीफोन. ठीक है. हिम आई एम इन द बाथ. हर ओके. मतलब उसने कहा कि टेलीफोन है, उसने कहा कि आई एम इन अ बाथ. उसने कहा कि अब आई एम इन अ बाथ से मतलब क्या है कि शी इंटरप्रीट्स इट. अब उसने इस चीज़ से खुद एक अल्फाज के एक मीनिंग बना लिए कि उसका ये मतलब है कि आई एम इन अ बाथ एंड आई एम अनएबल टू अटेंड द टेलीफोन. ठीक है. शी मेक्स अ रिक्वेस्ट ऑफ हिम टू परफॉर्म एक्शन. ही स्टेट्स रीजन वाई ही कैन नॉट कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट शी undertakes to perform action. To understand the conversation, one requires reasonable analysis of what took place in the conversation. Then it is clear that language users must have a lot of knowledge of how conversation works. That is not simply linguistics knowledge. तो वो ये कह रहा है कि लैंग्वेज को समझने के लिए हमें लिंग्विस्टिक्स नॉलेज भी चाहिए. लैंग्वेज यूज़र्स को लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. वो सिर्फ लिंग्विस्टिक्स नॉलेज काफ़ी नहीं है कि हमें ये पता चल जाए कि प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं. तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमने कन्वर्सेशन के दौरान में चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करना है. दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन. आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. तो प्लीज़ अगर समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.